स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 3 है, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, चुनाव और प्रतिनिधित्व जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उन सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन के आंसर हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है वो देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले में आगे निकल जाता है वही विजेता होता है। इसे क्या कहते हैं? यानी कि जब चुनाव होता है तो उस दौरान जो प्रत्याशी होता है वो अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले में सबसे आगे निकल जाता है और विजयी बनता है। ऐसी चुनावी प्रणाली को क्या कहते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, ये कहते हैं, एक दलीय व्यवस्था कहते हैं, या प्रत्यक्ष व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं, आपका आंसर जो है वो का सही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी कि चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले में सबसे आगे निकल जाता है और विजयी बनता है, तो वो चुनावी प्रणाली जो है वो ये कहलाती है। जैसे कि हमारी जो भारत की चुनावी प्रणाली है वो क्या है, जिसके पास अधिक मत होंगे वही विजेता बनेगा। तो ये वही प्रणाली है। ठीक है, बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। अगला है, इनमें से कौन सा कार्य जो है चुनाव आयोग नहीं करता है? यानी कि ये जो कार्य दिए हुए हैं चार, इनमें से एक कार्य ऐसा है जो चुनाव आयोग नहीं करता है। आपके ऑप्शन है मतदाता सूची तैयार करना, ये तो इंपॉर्टेंट है, जो कि चुनाव आयोग करता है। उम्मीदवारों का नामांकन भी चुनाव आयोग करता है। मतदान केंद्रों की स्थापना भी चुनाव आयोग करता है। पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण नहीं, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण चुनाव आयोग नहीं करता है, बल्कि राज्य आयोग करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत है? फोर्थ, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तीसरा प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि चुनाव आयुक्त जो होता है चुनाव आयोग का, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन 4 की। निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम चरण कौन सा होता है? यानी कि जब चुनाव होता है तो उस चुनाव के दौरान सबसे पहली प्रक्रिया कौन होती है कि चुनाव किया जाएगा? क्या मतदाता सूची तैयार करना होता है, निर्वाचन डेट की घोषणा करना होता है, प्रत्याशियों का नामांकन करना होता है, या निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना होता है? तो निर्वाचन प्रक्रिया का जो सर्वप्रथम चरण होता है वो होता है मतदाता सूची को तैयार करना। यानी कि कौन कौन व्यक्ति मत देगा, ठीक है, उस सूची को तैयार करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है, ठीक है, या कोई नया ऐड हुआ है, तो वो पूरी की पूरी सूची तैयार की जाती है। उसमें देखा जाता है कितने मतदाता बन रहे हैं, ठीक है, किस क्षेत्र में कितने हैं। इस तरह से ये जो मतदाता सूची होती है वो तैयार की जाती है। तो ये होता है निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम चरण। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चुनाव चिन्ह को कौन आवंटन करता है? चुनाव चिन्ह जो होता है उसे कौन आवंटन करता है? राष्ट्रपति आवंटन करता है, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, या उच्चतम न्यायालय? तो निर्वाचन जो आयोग होता है यही चुनाव जो होते हैं, चुनाव चिन्ह होते हैं, उनका आवंटन करता है। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये जो प्रश्न है वो 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में अलग से भी पूछा जा सकता है। हालांकि यहाँ पे मैंने विशेषताएं बताई हुई हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है 2 और 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन 6 है, सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली की विशेषता नहीं है। यानी कि भारत ने चुनावी व्यवस्था अपना रखी है, सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, इन 4 जो ये विशेषता दी है उनमें से एक विशेषता नहीं है। कौन सी है? देखिए, यह सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान है। हाँ, ये सही है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास एक स्पष्ट विकल्प होता है कि वो किसी को भी अपना मत दे सकते हैं। ये भी सही है। तीसरा है, इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। हाँ जी हाँ, क्योंकि जो नेता चुना जाता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो नेता होगा, जो प्रतिनिधि होगा, वो जनता के प्रति जवाबदेह तो होगा ही। ठीक है, फिर है, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि सर्वाधिक मत जीत की प्रणाली की विशेषता जो होती है वो ये है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से मात्र एक ही व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। ये गलत है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी 6 की तरह ही है, बस इसमें चुनावी प्रणाली जो वो चेंज कर दी गई है। क्या चेंज कर दी गई है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषता नहीं है, यानी कि 4 विशेषताओं में से एक विशेषता ऐसी है जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की नहीं है। तो देखिए, पहला है समानुपातिक प्रतिनिधित्व किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र का एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। हाँ, ये सही है, किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र भी गिना जा सकता है, ये भी सही है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, ये भी सही है। अब देखिए घा है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। जी हाँ, ये गलत है, क्योंकि मतदाता जो होता है प्रत्याशी को तो वोट देता है, लेकिन ये होता है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली, ठीक है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली होती है उसमें मतदाता एक पार्टी को वोट देता है, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन घ है, 4th है, ये गलत है। ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषता नहीं है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला है, किसने कहा मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रता विद्यमान हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। यानी कि ये जो कथन कहा गया है, ठीक है, ये किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? अब्राहम लिंकन के द्वारा, ये लिंकन लिखा है, लिंकन है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, टी.एच. ग्रीन के द्वारा, या जे.एम्स मिल के द्वारा। तो ये जो कथन है कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनके पास बौद्धिक योग्यता होती है, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये कहा है अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक है। ये आपका जो बॉक्स है उसमें से मैंने ये एमसीक्यूज उठाया, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, आई होप समझ गए होंगे आप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से, देखिए इस तरह से है, लोकसभा में निर्वाचन में किस प्रणाली को अपनाया गया है? यानी कि लोकसभा जो होती है उसमें निर्वाचन की कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? बहुमत की प्रणाली को, द्वितीय मतपत्र की प्रणाली को, सीमित पत्र प्रणाली को, या सांप्रदायिक मत की प्रणाली को? तो लोकसभा के निर्वाचन में जो प्रणाली अपनाई गई है वो अपनाई गई है बहुमत प्रणाली, ठीक है। लोकसभा में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? बहुमत प्रणाली अपनाई गई है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां है, वर्तमान में लोकसभा की कितनी निर्वाचित सीटें हैं? यानी वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें से कितनी निर्वाचित जो सीटें हैं वो हैं? 543, 545, 546, 548। तो वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 जो सीटें हैं वो निर्वाचित हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला जो प्रश्न है ये सर्वाधिक मत के आधार पर जो हमारी भारत की जीत की प्रणाली है, चुनावी प्रणाली, उसी से संबंधित है कि फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है। अब देखिए ये जो प्रणाली है इसके तहत जो ये 4 पॉइंट दिए गए, इनमें से एक कथन जो वो सही है इस प्रणाली के संदर्भ में। देखिए क्या है, सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है। देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल के सदस्य को चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करने से, 4th है, 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। तो आपका जो ऑप्शन लास्ट वाला है 4th, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम आने पर जो व्यक्ति आता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो 4th है ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आई होप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो भारत में चुनाव लड़ने की क्या क्या योग्यताएं नहीं है? यानी कि देखिए ये जो योग्यताएं यहाँ पे दी गई हैं इनमें से एक ऐसी योग्यता है जो भारत के चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। कौन कौन सी? देखिए, वह है भारत का नागरिक हो, हाँ ये चुनाव लड़ने की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। वह पागल या दिवालिया ना हो, ये भी सही है। आयु 30 वर्ष हो, ये गलत है। किसी भी अपराध में अभियुक्त ना हो। तो भारत में चुनाव लड़ने की जो योग्यता है वो यहाँ पे दी गई है, आयु 30 वर्ष हो, ये गलत है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 है, निर्वाचन आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? यानी निर्वाचन जो आयोग है, ठीक है, इसका गठन संविधान में कौन सी धारा में किया गया है? 370, 226, 324 या 371? तो निर्वाचन आयोग का गठन संविधान में आपका जो ऑप्शन तीसरा है 324 धारा में किया गया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, छठा फोर्थ है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। हाँ, ये सही है कि निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का और लगभग 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो इन चारों में से जो सही कथन है वो है कौन सा, ये वाला, फोर्थ वाला। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी प्रश्न की। आखिरी प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है कि निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता, यानी कि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिनका चुनाव जो होता है, ठीक है, वो चुनाव आयोग की देखरेख में नहीं होता है। विधानसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत या राष्ट्रपति। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो चुनाव जो होता है वो चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है, बल्कि ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग की देख में होता है, राज्य निर्वाचन के आयोग की देखरेख में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज के हमारे यहाँ पे जो एमसीक्यूज होते हैं इस चैप्टर के वो खत्म होते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्वेश्चन विद आंसर, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। एक बार सभी आप दोबारा से यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 4 और 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।